वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। बेटा आज हम करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है। तो फटाफट से ये सारे क्वेश्चंस का गो थ्रू कर लेते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं डिटेल में करवाने वाली हूं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का साथ साथ में आपको भी आंसर देना है चैट बॉक्स में। तो देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। तो ये क्या है आपके पास? कहता 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन। आपके पास एक कंपाउंड है जो किसका है? बोरोन एंड ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है आपके पास। तो कहता वो कितना है आपके पास, आपने कितना सैंपल लिया, उसका आपने कितना सैंपल लिया? सैंपल इज 0.24 ग्राम सैंपल आपने इसका लिया। आफ्टर दैट वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन दिस मच ऑफ बोरोन। कहता ये हमने लिया सैंपल जो लैब में, इसके बीच में क्या है? बोरोन। कहता कितना है इसके बीच में? बोरोन इज 0.096 ग्राम्स एंड आपके पास ऑक्सीजन कितना है? 0.144 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी कहानी है। कहानी क्या बोल रहा है वो कि भाई आपके पास बोरोन एंड ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है जिसका मास है इतना। उसके बाद वो बोल रहा है उसमें बोरोन कितना है? इतना, एंड ऑक्सीजन कितना है? बाय मास इतना है। नाउ ही इज सेइंग आपको क्या करना है? कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। तो आपको इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है बच्चे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं बेटा? दिस इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज लिखने का यहाँ पे जगह नहीं मिली। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बोरोन। तो क्या होगा? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप निकालते हो अपनी परसेंटेज। ठीक है, आपको कोई बोले आपके सपोज को आए 95 मार्क्स। ठीक है, 95 मार्क्स आए तो आप कैसे निकालोगे? 95 आउट ऑफ कितने हैं टोटल? सपोज करो आजकल 80 का नंबर आता है ना, 80 मार्क्स के पेपर आते हैं। तो हम क्या करते हैं? टोटल कितने हैं? 80। ठीक है, एंड आपके आए हैं 75। ठीक है, आपके आए हैं 75, तो इंटू 100 से आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आपके कितने नंबर है उसकी परसेंटेज पता चल जाएगी। ठीक है, सेम वे में हम क्या करने वाले हैं? टोटल जो सैंपल है बच्चा वो कितना है? टोटल सैंपल इज 0.24। टोटल सैंपल है 0.24 और हमें बोरोन की परसेंटेज निकालनी है। बोरोन की परसेंटेज इज 0.96। इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा आपके पास परसेंटेज ऑफ बोरोन। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी परसेंटेज ऑफ बोरोन। इसको कटवर्ट करके आ जाएगा आपके पास 48% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। वैसे तो आप 100 में से माइनस करोगे तो 60% आ जाएगा, लेकिन हमें इसी तरीके से इसे समझना है। तो टोटल क्या है? कंपाउंड उसका है 0.24 और हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 0.144। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 60%। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी सैंपल गिवन हो उसके बीच में परसेंटेज ऑफ दैट कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ दिस एलिमेंट, ये सारा आप निकाल सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 3 ग्राम्स, जब आपके पास कहता 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपके पहले स्टेटमेंट जो है ना वो आपको समझ में आनी चाहिए। स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, पहले उस कहानी को समझो, आफ्टर दैट उसके सोल्यूशन को देखो। तो बोल रहा है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, कहता आपके पास 3 ग्राम है किसका? कार्बन का है, इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले रिएक्शन ही लिख लेते हैं। बोल क्या रहा है भाई कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, मिलके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और ये बोल रहा है 3 ग्राम्स ऑफ, 3 ग्राम है आपके पास, 3 ग्राम ऑफ आपके पास है कार्बन एंड 8 ग्राम है, 8 ग्राम क्या है आपके पास? ऑक्सीजन है। इसके बीच में आपके पास 11 ग्राम किसका बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये चीज आपको बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या इसको देख लें, क्या ये मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर पा रहा है? कर पा रहा है ना। यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं? 3 + 8 दैट इज 11 इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, उसी के इक्वल है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो ये फॉलो कर रहा है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be
फॉर्म्ड बाय, पहले तो आप ये बोल दोगे इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, तो ये तो बात है, आप सही बोल रहे हो। फिर वो बोल रहा है अगर आपके पास ऑक्सीजन कितना हो, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो, दूसरी कंडीशन वो क्या दे रहा है, आपके पास कार्बन क्या है 3 ग्राम ही है, बट भाई आपको ऑक्सीजन दे दी गई है 50 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन दे दी गई है 50 ग्राम्स। अब बताओ आपके पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ठीक है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ये आपसे ये चीज पूछ रहा है। तो बेटा देखो, जो 3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, तो इस लॉ से हमें ये चीज पता लगती है कि अगर हमने 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो हमारे पास 3 ग्राम ऑफ चाहिए कार्बन एंड हमारे पास चाहिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तभी ये बन पाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 3 ग्राम ऑफ कार्बन को 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। 3 ग्राम ऑफ कार्बन सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर आप 9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे दोगे, उसके बीच में 1 ग्राम ऐसे ही खाली पड़ा रह जाएगा। अगर आप 12 ग्राम दे दोगे किसका, ऑक्सीजन का, उसके बीच में 12 - 3, देखो इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपका दिस इज क्या है, आपके पास 3 ग्राम ऑफ कार्बन है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, उसे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बना सके, ठीक है। इसकी क्या है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ये कौन सा लॉ बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये चीज बोलता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये चीज बोलता है कि जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो कांस्टेंट रहने वाली है। CO2 का जो फॉर्मूला है यही रहने वाला है। ये फॉर्मूला जब सेम रहने वाला है, इसी वजह से जब उसने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइनिंग इन सेम होल रेशो वही सेम रहने वाली है, जब CO2 का फॉर्मूला सेम रहने वाला है, इस वजह से अगर इसे कार्बन डाइऑक्साइड ही बनानी है तो ये बेचारा 3 ग्राम ऑफ कार्बन सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाएगा। उसके ज्यादा चाहे आप 50 ग्राम दे दो, आप 100 ग्राम दे दो, सारी के सारी अनरिएक्टिव रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसका कहने का मतलब है, चाहे आप इसके बाद इन्होंने हमें क्या दिया है, 50 ग्राम दिया है ना, हमें 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है, इस 50 ग्राम में से क्या हो जाएगा, 8 ग्राम तो आपकी कंज्यूम हो जाएगी। 8 ग्राम तो इसने रिएक्ट करनी है, 8 ग्राम तो कंज्यूम हो जाएगी, बची कितनी, 42 ग्राम्स ये हो जाएगी अनरिएक्टिव, ये एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। ये क्या रह जाएगी, एज इट इज उस बीकर में रह जाएगी, बिकॉज ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी, कार्बन ही नहीं बचेगा, सारा का सारा कार्बन कंज्यूम हो जाएगा इस 8 ग्राम में चक्कर में। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगी और कुछ नहीं रह जाएगा, और अकेली ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर कि 42 ग्राम्स अनरिएक्टिव रह जाता है। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, कौन सा लॉ इस चीज को गवर्न कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ओके राइट। चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, बच्चा पॉलीएटॉमिक आयंस कौन से होते हैं, पॉली का क्या मतलब होता है, एटॉमिक का क्या मतलब होता है। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का क्या मतलब होता है, मेनी, ठीक है, मतलब बहुत सारे एटम्स होने चाहिए और साथ में ये आयन भी होना चाहिए, उसके कोई पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करा हो चाहे उसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा हो, कुछ तो हुआ हो, ऐसा कुछ चीज होनी चाहिए, उनको हम पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं बेटा, एग्जांपल्स आ जाती हैं इसकी, जैसे आपके पास है SO4 2 नेगेटिव, ये क्या है आपके पास, ये क्यों पॉलीएटॉमिक आयन है, एक तो सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, और ये क्या है, 5 है इसका नंबर में, कितने एटम्स है, 5 एटम्स प्रेजेंट है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या करे हुए हैं, गेन भी करे हुए हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन करे हुए हैं, तभी इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आया है, दैट मींस ये एक अनायन है, एक अनायन भी है, नंबर ऑफ एटम्स भी एक से ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, पॉलीएटॉमिक अनायन हुआ। अगर बात करें NH4 पॉजिटिव, ये क्या हुआ, पॉलीएटॉमिक कैटायन हो गया। और आपके पास बहुत सारी ढेरों एग्जाम्पल है, जैसे SO3 2 नेगेटिव है,
देन NO3 नेगेटिव है। ये सारे क्या है आपके पास एग्जांपल्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। आपने फॉलोइंग के लिए क्या लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है बेटा। साथ साथ में करते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है बेटा, कैसे लिखा जाता है देखते हैं इस चीज को। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसके लिए आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए। Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव है। Mg क्या है, इसकी 2 वैलेंसी है, इसकी 1 वैलेंसी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे Mg के पैर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, सो दिस इज MgCl2। क्या आ जाएगा इसका आंसर, MgCl2। सेकेंड आता है बी पार्ट इज, बी इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड Ca2 पॉजिटिव। कैल्शियम क्या होता है, Ca2 पॉजिटिव, ऑक्साइड इज O2 नेगेटिव। यहाँ पे भी 2 वैलेंसी, यहाँ पे भी 2 वैलेंसी, ये हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज Ca2O2 दैट इज कम्स अप टू CaO, दैट इज क्विक लाइम। ये क्या है, क्विक लाइम का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, क्विक लाइम का फॉर्मूला है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, थर्ड आपने बताना है मुझे, थर्ड आपने बताना है बेटा क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट की बात कर रहा है, बताओ क्या होगा इसका, कॉपर की बात कर रहा है Cu2 पॉजिटिव एंड उसके बाद नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। नाइट्रेट क्या होता है, NO3 नेगेटिव होता है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 2, दिस इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनके वैलेंसीज क्या आ जाएगा, कॉपर के पैर में बताओ बच्चा क्या आएगा, कॉपर के पैर में आएगा NO3 का, NO3 की क्या वैलेंसी है, 1 है, एंड NO3 के पैर में क्या जाएगा, कॉपर की वैलेंसी दैट इज 2, सो दिस इज CuNO3 ट्वाइस। ओके, ये आ जाएगी आपकी सी पार्ट का आंसर। इस तरीके से हमने क्या बनाने फॉर्मूलाज। ओके, अरे अरे मेरे पास तो जगह ही नहीं बची, मेरे पास तो जगह ही नहीं बची, क्या करें, एक काम करते हैं यहां पे बना देती हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं, समझ जाना मेरी भावनाओं को। सो ये आता है डी पार्ट, डी पार्ट में एल्यूमिनियम इज Al3 पॉजिटिव, देखिए आपको नजर आ रहा है Al3 पॉजिटिव है, ये क्या है Cl नेगेटिव है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 3 है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, AlCl3 बना देगा। देन ई पार्ट है आपका बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्या है Ca2 पॉजिटिव, कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव, बाय कार्बोनेट होता है HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या है 2 वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, ये क्या बना Ca2 CO3 पैर में ट्वाइस कट हो गया, ये आ गया CaCO3। ठीक है, आंसर पता लग गया आपको, समझ में आया क्या किया हमने, इसकी वैलेंसीज का पता होना चाहिए, बाद में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है एंड ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको ये बताना है फॉलोइंग कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स बच्चा प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स सी, पहला आता है क्विक लाइम, अभी आपको बताया मैंने, क्विक लाइम में क्या प्रेजेंट होता है, क्विक लाइम में होता है CaO, दैट इज कैल्शियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड है। बी पार्ट है, अच्छा कोई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है तो उसके लिए बेटा अगर आपको स्लेक्ड लाइम आ जाए दैट इज CaOH ट्वाइस। ओके, अगर स्लेक्ड लाइम आ जाए दैट इज CaOH ट्वाइस, इस चीज को डिफरेंस को याद रखना। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr की बात कर रहा है, तो इसमें होगा हाइड्रोजन एंड होगा इसमें क्या होगा, ब्रोमीन होगा। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट इज सी पार्ट इज बेकिंग पाउडर क्या होता है बेटा, NaHCO3, इसमें क्या होता है, कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, एटम्स ही पूछ रहा है ना हमें, एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है, हमारे पास सोडियम है, हमारे पास हाइड्रोजन है, और क्या है आपके पास यार, ऑक्सीजन है, आपके पास कार्बन है, और क्या है आपके पास ऑक्सीजन है। बहुत ही इजी चीज है यार, बहुत ही इजी चीज है, बस फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, राइट। डी पार्ट है आपका, डी पार्ट आता है पोटाशियम सल्फेट इज K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ये चीज है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा क्या बना K2SO4 आता है, और इसके बीच में कौन कौन से एटम्स एलिमेंट्स प्रेजेंट है, पोटाशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है,
राइट, ठीक है, इस चीज को खुद से कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आता है बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आपको निकालना है इसमें मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं बच्चा? मोलर मास कैसे निकालते हैं? अगर हमें इथाइन का मोलर मास निकालना है, मोलर मास क्या होता है बेटा? पहले तो देख लें, स्पेस है भी हमारे पास, है, ठीक है। इथाइन का मोलर मास है C2H2। क्या है इथाइन का मोलर मास? है C2H2, राइट। तो मोलर मास है, मोलर मास क्या कैसे निकलता है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। एक तो हमें ये चीज पता है, मोलर मास का मतलब पीछे ग्राम लगेगा। एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, अगर हम एटम के मास की बात करते हैं, एटम के मास की बात करते हैं, तो वो AMU में निकाला जाता है और उसके पीछे हम U लिख देते हैं। सेम उसी डिजिट को अगर हम U की जगह ग्राम लिख दे, उसको हम क्या बोल देंगे? मोलर मास बोल देंगे। और मोलर मास होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स का। अगर मैंने एक कार्बन एटम का मास निकाला है, दैट इज इन U, ठीक है, वो एटॉमिक मास यूनिट में होता है। अगर मैंने एक मोल कार्बन एटम्स का मास मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास निकाला है, दैट इज इक्वल्स टू, वो सेम डिजिट आपका ग्राम्स में आ जाएगा। जैसे आपका एक कार्बन का मास होता है 12U एंड एक मोल कार्बन एटम्स का मास होता है 12 ग्राम्स, ठीक है। ये होता है इस चीज के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको मोलर मास बोला है तो बेटा पीछे ग्राम जरूर लगा देना, वो मत भूल जाना, ठीक है। पीछे ग्राम लगाना है आपको, ना कि U लगाना है, ठीक है। सो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, पहला हमारे पास क्या आता है? C2H2। जगह बना लेते हैं यार पहले। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ओके। सो फर्स्ट है C2H2 है। इनके एटॉमिक मासेस को आपको सम करना है, तो आपके पास 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। 2 इंटू कार्बन आ जाएगा, कार्बन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? 16 to the 32 plus 2 that will be 34 ग्राम्स। क्या आएगा? 34 ग्राम्स आ जाएगा, राइट, सही है बेटा। 16 2 plus 2 कर देना है, आपके पास 32 ग्राम्स आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बी पार्ट आता है आपके पास S8, सल्फर का निकालना है आपको। सल्फर का 8 सल्फर के एटम्स हैं, तो यहाँ पे एक सल्फर का क्या मास होता है? एक सल्फर का मोलर मास क्या होता है? दैट इज 32। क्या होता है? 32 होता है। तो 8 के साथ अभी भी अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे मैं 1 मोल सल्फर का बोल रही हूँ, ठीक है। जब मैं मोलर मास की बात करती हूँ तो मैं अगर इसको ग्राम में बोल रही हूँ तो 1 मोल की बात कर रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ 1 एटम की बात कर रही हूँ तो वो होगा U में, ठीक है, वो होगा एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं आंसर ग्राम में निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे 1 मोल सल्फर एटम्स का कितना मास होता है? दैट इज 32। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा आपका आंसर? क्या आ जाएगा यार? देखना क्या आंसर आ जाएगा। 32 इंटू 8 करके इसका आंसर निकाल देना। 8 to the 16, 24, 25, ये आ जाएगा 256, ठीक है। कितना आ जाएगा? 256 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट चलते हैं यार। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगी, लेकिन स्टिल, ठीक है। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का आपने निकालना है मोलर मास, तो बताओ 4 फॉस्फोरस के एटम्स नहीं, 4 फॉस्फोरस के यहाँ पे एटम्स हैं जिसका हमने मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 इंटू एक फॉस्फोरस का मोलर मास क्या होगा? मतलब अगर आपके पास 6.022 1 मोल है आपके पास फॉस्फोरस एटम, तो उसका मोलर मास कितना होता है? दैट इज 31। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा? 4 1 4 4 3 12, तो आ जाएगा 124 ग्राम्स, ठीक है। पीछे ग्राम्स लगाना बेटा नहीं भूलना। अगर आप इसको U लिख रहे हो तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मोलर मास ना लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता सिंपली मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो चीजें अलग होती, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर मास लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज हमारे पास आता है D पार्ट। D पार्ट में हम क्या करेंगे? डी पार्ट में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड का आपसे पूछा है, HCl का पूछा है, तो हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे क्लोरीन का लगा देना है। इसका 1 है, इसका 35.5 है, दिस कम्स अप टू बी
36.5 ग्राम्स। उसके बाद आता है HNO3, क्या आता है HNO3, तो इसका 1 आएगा हाइड्रोजन का, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का प्लस 3 ऑफ ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर विल बी 1 प्लस यहाँ पे 14 आ जाएगा नाइट्रोजन का, 3 इंटू यहाँ पे 16 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज 16 इंटू 3 इज 48, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 1। उसके बाद आता है 48 प्लस 14 प्लस 1, सो दिस इज 4 टू 12, 12 13, 4 5 6, ठीक है, सही है ये 4 5 6 12 13। ओके, सो ये कितना आएगा 36 ग्राम्स आ जाएगा, राइट? सही है। करें, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से बेटा आपको मोलर मास निकालना है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास क्या है? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ, ये आता है मोल कंसेप्ट में से, जो आपको मैंने अभी वीडियो जस्ट एक दिन पहले ही मोल कंसेप्ट की वीडियो गई है, ठीक है? अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगर आपकी सिलेबस में है मोल कंसेप्ट तो इस चीज को समझ लो, अगर मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ पहले वो वाली वीडियो जाके देखो, फिर आके इस चीज को समझो, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का हमने मास निकालना है। 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.02, 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 यहाँ पे एटम्स होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के एटम्स होंगे। और इसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का कितना मोलर मास होगा बच्चा? इसका मोलर मास होगा 14। कितना होगा इसका मोलर मास? दैट विल बी 14 ग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एटम की बात कर रही हूँ, एन एटम की बात कर रही हूँ, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे 14 ग्राम आ जाएगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास आ जाएगा। यहाँ पे मेरे को किसके बीच में रिलेशन देखना है? मोल एंड किसके बीच में लिखना है? मोल और मेरे को ग्राम के बीच में रिलेशन देखना है, तो मैं बोल दूंगी 1 मोल, एक मिनट, इस चीज को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 1 मोल इक्वल्स टू कितना है हमारे पास? 14 ग्राम, ठीक है? तो हमने निकालना क्या है? मास निकालना है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, वो तो हमें पता ही है, तो इसमें तो कुछ निकालने वाला हुआ ही नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन निकला, इसमें तो कुछ भी नहीं निकालना था, कुछ भी नहीं था। 1 मोल में कितने होता है? मोलर मास क्या है इसका, ठीक है? एन एटम का, एन एटम है ना, एन एटम है। अगर एक एटम का बताऊं तो दैट इज 14U। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ एन एटम की बात करूं तो उसका कितना आएगा? 14 ग्राम। अगर मैं आपको बोलूं N2 मॉलिक्यूल का मास बताओ, दैट विल बी 24U, ठीक है? अगर मैं बात कर रही हूं 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, उसका क्या होगा? 24 ग्राम्स, ठीक है? ये चीज है, इसमें ये चीज है पकड़ने वाली, ये चीज है आपको मेनली समझने वाली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहा है ये? बी पार्ट में ये क्या बोल रहा है? 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स की ही बात कर रहा है। एल्यूमिनियम का क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम बोल रहा है 27 है, ठीक है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास इतना है, तो मोलर मास क्या होगा? मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा? दैट इज 27 ग्राम्स होगा। और इसका कहने का मतलब है 1 मोल में कितने एटम्स हुए? 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 एल्यूमिनियम एटम्स, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे 27 ग्राम्स इसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है यहाँ पे व्हाट इज द मास? मास का मतलब आपको यहाँ पे मोल गिवन है और यहाँ पे मास और मोल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो दैट इज 1 मोल इज इक्वल्स टू 27 ग्राम्स आएगा। आपको 1 मोल का पता है, आपको निकालना है 4 मोल में कितना प्रेजेंट है। 4 मोल में कितना प्रेजेंट है, जो कितना वाला होता है, जो हमें पूछ रहा होता है, उस पर हम x अप्लाई कर देंगे, ठीक है? इस दो चीज को हम डिवाइड कर देंगे। 1/4 इक्वल्स टू 27/x,
x, दैट विल बी x यहाँ पे चला जाएगा 27 डिवाइडेड बाय x, 27 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है, 27 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर निकाल लोगे, इजीली निकाल लोगे। यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर नंबर ऑफ मोल्स, राइट। सो चलते हैं अभी नेक्स्ट। ये आपको नजर नहीं आ रहा क्या? एक मिनट, अभी इसको ढंग से लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या आएगा बेटा आपका, दिस विल बी आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू, x ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 27 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसकी डिवीजन कर लेना। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज सी पार्ट आता है बेटा आपके पास 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड क्या होता है? पहले तो सल्फाइड देख लो क्या होता है, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। ये होता है SO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे 10 मोल्स की बात कर रहा है, तो मुझे पहले बताओ एक मोल में कितना ग्राम प्रेजेंट होता है, वो कहाँ से पता लगेगा हमें? मोलर मास आपको पहले निकालना पड़ेगा, किसका? Na2SO3 का। तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे Na के, उसके बाद आ जाएगा 1 सल्फर का आएगा, उसके बाद आ जाएगा 3 ऑक्सीजन के, ठीक है। 2 Na के मतलब यहाँ पे 23 प्लस सल्फर का आ जाएगा 32, ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। तो ये कितना आएगा? यहाँ पे देखो, इसकी कैलकुलेशन करके कितना आएगा, 23 इंटू 2 इज 46, क्या आ जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 48। तो ये कितना आएगा 46 प्लस 32 प्लस 48, इसको करो, सम करो यार, इसका आएगा 16, यहाँ पे आएगा 8 9 10 11 12 126, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 126 ग्राम्स आ जाएगा। क्योंकि मैं मोलर की बात कर रही हूं तो पीछे मैं ग्राम लगा दूंगी, मोल की बात कर रही हूं तो हम क्या लिखेंगे, एक मोल में कितने प्रेजेंट है? 126 ग्राम्स प्रेजेंट है, ये हमने बात करी है। पूछ रहा है वो 10 मोल में कितने प्रेजेंट है, 10 मोल में कितने मास प्रेजेंट है, दैट इज योर x। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना है, 126 डिवाइडेड बाय x, दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय 10, x ऊपर चला जाएगा, 126 इंटू 10 आ जाएगा, दैट विल बी, ये क्या आंसर सही है? एक मिनट, हाँ। तो ये कितना आएगा, x कितना होगा? 1260 मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अरे एक मिनट यार, एक मिनट, एक गड़बड़ करी है मैंने यहाँ पे आएगा 1260 मास है, ये ग्राम्स है, और पीछे भी ग्राम्स ही आएगा, पीछे भी यहाँ पे मोल्स नहीं हम कैलकुलेट कर रहे थे, मोल्स तो गिवन थे, यहाँ पे भी आएगा मास, यहाँ पे भी आएगा मास ही आएगा, ये भी किस में आएगा? ग्राम्स में आएगा आंसर, ओके। पहले में तो हमें गिवन ही था, पहले में तो हमें ग्राम्स में गिवन ही था, ठीक है। तो यहाँ पे हम मास बना रहे थे, गलती से, कभी कभी हो जाती है ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे ग्राम्स आएगा और यहाँ पे भी ग्राम्स ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू मोल। तो आपको इसको मोल में कन्वर्ट करना है। ए पार्ट आपका क्या आता है? ए पार्ट आपका क्या आता है? 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, इसका मतलब O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स में कितना इसका मोलर मास होगा? एक जो ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16U, ठीक है। अगर मोलर मास बोले 16 ग्राम होगा, 2 ऑक्सीजन एटम मतलब जो एक मॉलिक्यूल बन जाता है दैट विल बी 32 ग्राम्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 32 ग्राम्स आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। हमने क्या निकालना है? मोल में कन्वर्ट करना है, मतलब हमारे पास रिश्ता किसके बीच में देखना है? 1 मोल इक्वल्स टू 32 ग्राम्स। हमें यहाँ पे मास गिवन है 12 ग्राम, ठीक है। अलग पेन से लिख लेते हैं ताकि आपको और भी बढ़िया समझ आ जाए, ठीक है। मास हमें 12 ग्राम 12 ग्राम गिवन है, मोल हमें निकालना है, इसको x लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 12, दैट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे x है, यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 32। तो आपके पास ये आंसर निकल के आ जाएगा x का, ठीक है। आपके पास x का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आंसर आएगा? 0.37
0.375 मोल्स। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 0.375 मोल्स आंसर आ जाएगा। आप आंसर को चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास आता है बी पार्ट, जिसमें 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर है, मतलब ये H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहा है बच्चा, H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? 6.0, कहने की बात है, ये क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अभी हमें ये पता करवाना है कि इसमें मोलर मास क्या है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस? इसका मोलर मास क्या होगा? मोलर मास क्या होगा H2O का? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस? ये रहा आपके पास H2O। तो बेटा देखो, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, ये क्या है? 2 इंटू 1 प्लस 16, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 18 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख देना 18 ग्राम। ठीक है, रिश्ता किसके बीच में देखना है हमें? कौन सी चीज गिवन है हमें? यहाँ पे मास गिवन है, हमने मोल निकालना है, तो रिश्ता इन दोनों के बीच में देखा जाएगा। दैट इज 18 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। 18 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। दिया कितना है हमें? 20 ग्राम गिवन है, इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल्स? 20 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी मोल्स? तो इसका हम आंसर डिवीजन करके निकाल लेंगे। 18 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x, दैट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे x चला जाएगा, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो आपका ये क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 18 क्या आंसर आ जाएगा? दैट इज 1.11 मोल। कितना आंसर आ जाएगा? 1.11 मोल्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यार ये सारा मैंने मोल कंसेप्ट में डिटेल में बताया है, हाउ टू कैलकुलेट दिस। नेक्स्ट आता है आपके पास 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद ये क्या बात कर रहा है? देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, 22 ग्राम्स बेटा आपको गिवन है, मतलब अगेन आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CO2 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C प्लस 2 ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। कार्बन का कितना मोलर मास होता है? दैट इज 12, और यहाँ पे इसका कितना होता है? 16 होता है, तो आ जाएगा 12 प्लस 32, दैट इज यहाँ पे 4, दैट इज 44 ग्राम्स। कितना आ जाएगा? 44 ग्राम्स आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो बेटा रिश्ता किसके बीच में देखना था? मास एंड मोल के बीच में। इसी चीज को हम यहाँ पे लेके चलते हैं, 44 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 मोल। देन आफ्टर दैट हमें कितने मोल्स गिवन है, यही तो हमें पता लगाना है, यही तो पता करवा रहे हैं हम कब से। और कितना मास गिवन है? 22 ग्राम मास गिवन है। इन दो चीजों को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाएगा आंसर 44 डिवाइडेड बाय 22 इक्वल्स टू 1 बाय x, और x कितना आएगा आपके पास? x चला जाएगा, x इक्वल्स टू, ये इधर चला गया, ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 44, दैट इज 1/2 इक्वल्स टू 0.5 मोल। क्या आ जाएगा? 0.5 मोल आ जाएगा। ओके राइट, चलते हैं। समझ आया क्या करा हमने? वही सेम मोल कंसेप्ट लगाया है, विदाउट एनी फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाया था, सेम उसी तरीके से मैंने ये चीज को करा है। ठीक है, चले बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2-3 क्वेश्चन ही रह गए हैं। व्हाट इज द मास ऑफ दिस मच ऑफ? अगेन फ्रॉम मोल कंसेप्ट आता है। पहले का आंसर क्या आएगा? 0.2 मोल। तो पहले बेटा आपको ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, तो एक मोल में 6.022, ये तो लिख लिख के मतलब आप भी पागल हो गए हो, मैं भी थक गई हूँ ये लिख लिख के, कि कितना है? 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम है। इसमें आपके पास कितना मोलर मास है एक ऑक्सीजन एटम का? ऑक्सीजन एटम दैट मीन सिर्फ ऑक्सीजन का एक एटम की बात कर रहा है, उसका एटॉमिक मास यूनिट इज 16U, और इसका मोलर मास क्या होगा? 16 ग्राम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 ग्राम्स लिख देते हैं, 16 ग्राम आ गया। उसके बाद बेटा देखो यहाँ पे आगे देखते हैं, हमने रिश्ता, फिर के रिश्ते ही बनाने हैं हमने। यहाँ पे रिश्ते किसके बीच में बनाने हैं, क्या करना है? यहाँ पे आएगा 1 मोल
1 मोल इक्वल्स टू आएगा 16 ग्राम, ठीक है। 1 मोल इक्वल्स टू 16 ग्राम, यही चीज हमें पता करवानी है। तो हमें एक्स मोल्स तो नहीं है हमारे पास, मोल्स कितने गिवन है देखो 0.2 मोल्स गिवन है, उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख लेना है 0.2 मोल। और इस साइड पे हमें मास पूछा गया है तो यहाँ पे एक्स लिख लेना है। दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 0.2, 16 डिवाइडेड बाय एक्स, दैट इज x equals to 16 into 0.2, that comes up to be 16 into 2 divided by 10, that is यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/5 आ जाएगा। यहाँ इसको यार इस तरीके से कर क्यों रहे हैं, इसको सीधा ही कर दो, 16 into 2 is 32, राइट। तो ये आ जाएगा 3.2, ये क्या आ जाएगा 3.2 आ जाएगा आपका मास, ठीक है। 3.2 आ जाएगा आपके पास इसका मास, ओके। मास कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.2 मोल का मास कितना होगा 3.2 ग्राम्स, ओके। चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 0.5 आपके पास गिवन है, 0.5 मोल ऑफ वाटर, ये आपने खुद आंसर देना है, ये आपने आंसर खुद देना है, ठीक है। देखते हैं, आपको हिंट दे देती हूँ। दिस इज 1 मोल, 1 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल होंगे और एक H2O का कितना मोलर मास होता है, अभी निकाला, कितना होता है 18 ग्राम होता है। तो इन दो चीजों को हम यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मोल इक्वल्स टू 18 ग्राम। हमें गिवन क्या है, गिवन मास इज, गिवन मोल इज 0.5 मोल, ये हमें गिवन है। मास हमने निकालना है बेटा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी डिवीजन कर लेनी है। 1 डिवाइडेड बाय 0.5, 18/x, दिस कम्स अप टू बी, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 18 चला जाएगा, ठीक है, 18 और इधर जाके इंटू 0.5। इसका आंसर आपको खुद निकालना है, क्या रहेगी, क्या है, सिर्फ इसमें क्या करनी है, आपको कैलकुलेशन करनी है और इसका आंसर आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका आंसर, ओके। चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ओके। तो आपको इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है, 6 इन प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ, तो हम पहले देख लेते हैं, नॉर्मल सी चीज देखते हैं बेटा। देखो एक मोल में कितने प्रेजेंट होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, सल्फर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे लिख दे, इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, राइट। अभी वो बोल रहा है, इसमें मोलर मास का भी हिंट दे दे कि S8 मतलब 8 इंटू 32 क्या आया था हमारे पास, 32 इंटू 8 कितना आया था, 8 टू 16, 24, 25, 256 आया था, ठीक है। ये कितना है 256 ग्राम था, ये इसका मोलर मास, ठीक है, कितना 256 ग्राम आया था, ठीक है। कितना आया था 256 ग्राम आया था, ये चीज हो गई, ये तो हमारा मोल कंसेप्ट बताता है। अभी देखो पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में और हमें मास के बीच में रिश्ता पता होना चाहिए, ये दो चीजों के बीच में हमें रिश्ता पता होना चाहिए। ये चीज क्या है बेटा, इस चीज को भी देखते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू 256 ग्राम्स, ये बात सही है। अभी हमने निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये चीज तो हो गई हमारी x, ठीक है, ये चीज जो हमने निकालनी है दैट इज योर x। नेक्स्ट आता है इसके बाद कितने में प्रेजेंट होना चाहिए, 16 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे बेटा 16 ग्राम लिख लोगे। आफ्टर दैट इस चीज को डिवाइड कर दोगे, बताओ इजी है, दिखने में कैसा लग रहा था, मुश्किल सा, बट एक्चुअल में तो बड़ा ही इजी निकला। तो यहाँ पे आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 16, x आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 256, यहाँ पे x ऊपर चला जाएगा, एक मिनट, x कितना आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 256, ठीक है, सही है, ये आ जाएगा आपके पास। और ये कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा 3.763 इंटू 10⁻23
22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आप आंसर देख लेना, कैलकुलेशन करके यही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो यहाँ पे इसी तरीके से आपने सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है ना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। राइट, ठीक है, चलें अभी चलते हैं बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो लेट्स सी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, करना वही सेम चीज है। ठीक है, आराम से समझना इसको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन दिस मच ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। पहले तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देख लो, दैट इज Al2O3। ठीक है, ये है। अगर इस चीज की हम बैलेंसिंग करें, हमें ये पता है इस चीज में कितने, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड में हाउ मेनी एल्युमिनियम एटम्स, एल्युमिनियम आयन कितने प्रेजेंट है इस चीज में, कितने एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट है, 2 एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट है। 2 एल्युमिनियम आयन आर प्रेजेंट, 2 एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन किसके बीच में, प्रेजेंट इन Al2O3। ठीक है, Al2O3 में कितने एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट है, इतने एल्युमिनियम आयंस इसमें प्रेजेंट है Al2O3 में। आफ्टर दैट ये पूछ रहा है हमसे कि ये बात बताओ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। तो बेटा अगर आपको ये पता लग जाए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के कितने पार्टिकल्स हैं, अगर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा उसके बीच में 2 एल्युमिनियम आयंस होंगे। ठीक है, अगर एक एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, आपके पास एक Al2O3 है, उसके बीच में 2 एल्युमिनियम आयंस होंगे। अगर आपके पास 5 Al2O3 हैं तो आपके पास 5 × 2 एल्युमिनियम आयंस होंगे। अगर आपके पास 10 Al2O3 हैं तो आपके पास 10 × 2 एल्युमिनियम आयंस होंगे। सही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक Al2O3 है तो आपके पास, अगर आपके पास एल्युमिनियम की जगह ऑक्सीजन पूछ लेता तो आप बोलते हमारे पास 3 ऑक्सीजन आयंस होते। ठीक है, 10 Al2O3 के पास कितने होते, 3 × 10 O2 नेगेटिव होते। ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो हमें ये पता लग गया कि एक एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 एल्युमिनियम आयंस होते हैं। अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड पता चल जाए तो क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका नंबर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड हमें पता लग जाए, वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए देखो हमें क्या कुछ गिवन है, हमें यहाँ पे रिश्ता निकालना होगा। 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 Al2O3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल होंगे। अभी मेरा फोकस सिर्फ Al2O3 निकालने में है, उसके बाद एल्युमिनियम आयंस तो मैं अपने आप निकाल लूंगी। ठीक है, ये उसी तरीके से निकालना है। Al2O3 बताओ मुझे, Al2O3 बताओ बेटा कैसे करते हैं, Al2O3 कैसे करते हैं। दिस इज एल्युमिनियम का क्या है, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना है, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास इज 27, यहाँ पे इंटू 2 लिख दो, प्लस 16 × 3 कर दो, दैट इज 27 × 2 कितना आएगा, 27 × 2 14, 2 2 4 54 प्लस 48 ये कितना आ जाएगा, 12 5 6 ये आ जाएगा 102। देखो सही आया, क्या मैंने इसका मोलर मास सही निकाला। 27 × 2 कर देंगे, 16 × 3 कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 7 2 14 2 2 4 5 54 प्लस, ओके ठीक है, तो ये आ गया 12 5 6 10। ओके, तो आई थिंक सो कि ये सही है, दिख तो सही रहा है। 102 ग्राम्स 102 ग्राम्स है यहाँ पे। ठीक है, क्या निकला है, 102 ग्राम निकला है। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, रिलेशन हमने किसके बीच में फाइंड आउट करना है। हमें एक तो मास गिवन है यहाँ पे, तो बिल्कुल मास को लेंगे हम, और हमें क्या पूछा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें पता होना चाहिए। इसी चीज को सॉर्ट करते हुए हम आगे लेके जाएंगे। इसी चीज को सॉर्ट कैसे करेंगे, ये चीज हम उठा लेंगे यहाँ से, इस चीज को हम यहाँ से उठा लेंगे, इस चीज को यहाँ से उठा लेंगे, वी विल पिक दिस थिंग। ठीक है, इस चीज को हम कॉन्सेंट्रेशन में लेके आएंगे बेटा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो यहाँ पे x लिख लो। ग्राम हमें गिवन है, दैट इज
0.051 ग्राम्स हमें यहाँ पे गिवन है। कितना? 0.051 ग्राम्स हमें यहाँ पे गिवन है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे फर्दर कैलकुलेशन से हमारे पास क्या निकल के आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 102 डिवाइडेड बाय 0.051 और ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू, x इसकी इक्वल आ जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू, x आएगा, x विल बी इक्वल्स टू, ये चला जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 102 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 0.051। ठीक है, 0.051 ये आपके पास x आ जाएगा। सही, x आपके पास क्या निकल के आएगा? x आपके पास कितना आएगा? x विल बी, यहाँ पे x कहाँ पे लिखें, कहाँ पे लिखे? जगह ही नहीं बची है, जगह ही नहीं बची है। तो x बेटा आपके पास निकल के आएगा, साइड पे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, Al2O3 का तो मोलर मास आप खुद से ही निकाल लोगे, राइट? उसकी तो पीडीएफ में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका x क्या निकल के आएगा बेटा? x निकल के आएगा आपके पास, दैट विल बी 3.011। कैलकुलेशन आप बेटा खुद कर लेना, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ये आपके पास x की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स आपके पास Al2O3 कितने हैं? दैट इज 3.011 इंटू 10⁻20 है हमारे पास Al2O3। तो एक Al2O3 के पास देखो, एक Al2O3 के पास क्या है? 2 Al3 पॉजिटिव आयंस है। तो आपके पास 3.011 इंटू 10⁻20 Al2O3 के पास क्या होगा? 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20 आयंस होंगे। ठीक है, ओके, डन। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻20 आयंस ऑफ Al3 पॉजिटिव, राइट? ठीक है, ठीक है, ओके। सो गाइज, ये था आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे, चाहे वो मोल कंसेप्ट के थे चाहे नहीं थे, सभी हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेते आती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कीप स्माइलिंग, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय।